जय झूलेलाल। विश्व सिंधी सेवा संगम हेडक्वार्टर जी तरफ़ खां मां लाइन डॉक्टर राजू मनवानी तव्हां सभिनी जो एपिसोड नंबर 358 में स्वागत कयां थो पियो। अॼु जे असांजे हिन एपिसोड में असांजा ॿ अहिड़ा महानुभाव अचनि था पिया जेके लास्ट 40 इयर्स खां जेको कमु करे रहिया आहिनि आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच जे अंडर में, ऐं जेके प्लास्टिक जे अगेंस्ट में, प्लास्टिक उहा शइ आहे जेका हिन प्लेनेट खे बर्बाद करे सघे थी पई, उन जे लाइ उहे कमु करे रहिया आहिनि। अॼु असांजा आदरणीय विनोद शुक्ला साहब ऐं उन्हनि जा जनरल सेक्रेटरी आहिनि आनंद मनी साहब, उहे ॿई असांजे साम्हूं ईंदा। तव्हां उन्हनि खां सवाल पुछी सघो था पिया, हे टाइप करे सघो था पिया, या हे नंबर जेको तव्हांजे स्क्रीन जे मथां अथव, इन नंबर जे मथां तव्हां व्हाट्सअप बि करे सघो था पिया। हीउ प्रोग्राम जेको तव्हांजे 103 कंट्री में लाइव टेलीकास्ट ऐं प्लस जेको विश्व सिंधी सेवा संगम मां 72 कंट्रीज़ एंड 27 स्टेट ऑफ हिंदुस्तान में पहुची चुकियो आहे। अगरि हे प्रोग्राम तव्हां मिस कयो त राति जो लाइन डॉक्टर राजू मनवानी जी यूट्यूब ते वञी करे लाइक शेयर ऐं सब्सक्राइब कजो। पर विनोद शुक्ला साहब खे ऐं विनोद आनंद मनी साहब खे ॿुधण जे लाइ तव्हां हिननि खे कमेंट पास कजो, हिननि जी हिम्मत वधाइजो, छो त इहे जेको कमु करे रहिया आहिनि प्लास्टिक जे अगेंस्ट में, प्लेनेट जे फेवर में, ऐं हिन वर्ल्ड खे बचाइण जे लाइ, उन्हनि जे लाइ हिननि जी हिम्मत वधाइणु ॾाढो ज़रूरी आहे। छो त हाणे असांजो इंटरनेशनल कन्वेंशन जो रजिस्ट्रेशन बंदि थी चुकियो आहे, इन करे मां तव्हांखे न वीडियो ॾेखारींदुमि, न असांजे आर्टिस्टनि जो को विषय ॾेखारींदुमि। डायरेक्टली असां प्रोग्राम कंदा रहंदासीं। माफ़ी घुरंदुमि जेके हिन में अञा ताईं रजिस्ट्रेशन न करे सघिया आहिनि, पर ॿिए साल जॾहिं असां 6, 7, 8 जनवरी 2023 में आदरणीय भरत वाटवानी साहब जेका असांजा इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आहिनि, उन्हनि जे प्रेसिडेंटशिप में दिल्ली में कंदासीं, तॾहिं जेके अॼु नथा अची सघनि उहे दिल्ली में कजंदा असांखे। अचो त सभिनी खां पहिरियों असां भरत वाटवानी साहब असांजे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट खे रिक्वेस्ट कंदासीं कि अॼु जे असांजे ख़ासि महिमान आदरणीय विनोद शुक्ला साहब जो अची करे स्वागत करनि ऐं तव्हां सभिनी सां ॻाल्हाइनि। भरत भैया, ओवर टू यू। जय झूलेलाल। तव्हां सभिनी नालो ॿुधो हूंदो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो। राष्ट्र सेवक, राष्ट्र समर्पण। अॼु भारतीय जनता पार्टी बीठी आहे त पंडित दीनदयाल उपाध्याय जे संस्कारनि जे मथां बीठी आहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच हेरो मंच आहे जो हर समाज जे हर कार्य में पंहिंजी सेवा ॾेई रहियो आहे, ख़ासि तौर पे प्लास्टिक। असांजा ऑनरेबल नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर विनोद शुक्ला जी तव्हांजे विच में ईंदा और डॉक्टर राजू मनवानी जी अॼु हुननि खां गॾु स्पेशल मुलाक़ात कंदा, और साथ में हुननि खां गॾु आहिनि जनरल सेक्रेटरी आनंद मणि जी। मां हिननि जो विश्व सिंधी सेवा संगम पूरे कंट्रीज मां, स्टेट मां स्वागत करे रहिया। थैंक यू सो मच भरत भैया। आइए तो स्वागत करते हैं आदरणीय डॉक्टर विनोद शुक्ला साहब का, जो कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं मोस्ट ऑनरेबल दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच। आपका स्वागत है विनोद भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीएस शो एपिसोड नंबर 358 में, जो कि आज आपको 103 देशों में लोग सुनेंगे और आपसे कई सवाल पूछेंगे, शायद आपसे जवाब मांगेंगे, तो हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे, हर सवाल का जवाब देंगे और हर मुश्किल को हल करने के लिए हम बैठे हैं। और आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे हम लोग और एक अच्छी दुनिया, खूबसूरत दुनिया बनाएंगे आने वाली जनरेशन के लिए। ये तो हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच विनोद भैया। सबसे पहले मैं तो जानता हूं कि ये हमारे विनोद शुक्ला साहब और आनंद मनी साहब, जिनको मैं करीब पिछले 41 ईयर्स से जानता हूं, लेकिन आज के जो ये व्यूअर्स हैं उनको वो जानना चाहते हैं कि विनोद शुक्ला साहब कौन है, कहाँ से स्कूलिंग और कॉलेज किया है, आपकी फैमिली लाइफ और आपके बिजनेस के बारे में। पहले थोड़ा आपके बारे में बताइए विनोद भैया, फिर आगे सवालों जवाबों का हम सिलसिला शुरू करेंगे। ओवर टू यू सर। काफी टाइम पहले राजू मनवानी जी और हम साथ में करीब 1980 से पहचाने और रियल एस्टेट बिजनेस में हमने साथ में शुरू किया था। कलाकारी भी थी, ड्रामे वगैरह, और समाज को विचारों को देने का काम शुरू से ही चल रहा था, साथ में बिजनेस भी कर रहे थे। फिर फाइनेंशियल फंडिंग्स में जो बिग फंडिंग्स होती हैं उसमें हम लोग काम करते हैं बिजनेस की तौर पे। लेकिन मेरा 80% पार्ट, मेरे जो पार्टनर हैं और राष्ट्रीय महामंत्री हैं आनंद मनी जी, वो मैक्सिमम बिजनेस को ज्यादा देखते हैं। मेरा 80% पार्ट अध्यात्म की ओर है, अंदर के प्रदूषण को दूर करना और बाहर के प्रदूषण को दूर करना। और मेरी जो कॉलेज हुआ है वो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से हुई है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मेरे ताऊ जी थे, मेरे पिताजी ने उनका दाह संस्कार किया था। और साथ में फिर मैं अष्टांग योग साधक 1966 में मैंने दीक्षा ली,
श्री श्री आनंद मूर्ति जी, आनंद मार्ग का नाम सुना होगा, उसमें जुड़ के मैं अष्टांग योग के लिए और गीता, खास तौर से हर आदमी एक योद्धा कैसे बने और गीता कैसे जिए, इसके ऊपर मेरे विचार होते रहते हैं। और प्लास्टिक वेस्ट फ्री इंडिया पे हमने काफी काम किया है। जो एंटायर पैकेजिंग है उसको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे तालमेल किया जाए, ये पर्यावरण मंत्रालय में भी हमने बहुत सारी चीजों का संज्ञान दिया है, हेल्थ मिनिस्ट्री में भी दिया है। एफएसआई जो पैकेजिंग है और जो अपने सारी फैक्ट्रीज हैं जो पैकेजिंग प्रोडक्ट बेचती हैं, नेस्ले है, आईटीसी है, हल्दीराम है, हिंदुस्तान लीवर है, बहुत सारी कंपनीज को हमने लिखा है कि सीएसआर के तहत में एंटायर पैकेजिंग को, तो वगैरह वगैरह हम चर्चा करेंगे। राजू जी सवाल पूछते रहेंगे, हम अंदर के प्रदूषण के बारे में बताएंगे, बाहर के प्रदूषण के बारे में बताएंगे, गीता के बारे में बताएंगे, श्री श्री आनंद मूर्ति जी के बारे में बताएंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे, राजू जी के बारे में बताएंगे। बहुत सारी चर्चा आपके साथ मिलकर चर्चा। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, उस वक्त भाई साहब भी मीसा में, और मिड 70s के अंदर मैं भाई साहब को अपने घर में देख चुका हूँ। विनोद भाई साहब, मैं बात कर रहा हूँ उन दिनों की जब अडवाणी साहब, अटल जी, और ये मतलब मैं संघ के स्वयंसेवक खाकी शॉर्ट में मैं अपने घरों में इनको देख चुका हूँ कि मेरे पिताजी काफी इन्वॉल्व थे उसमें, और इमरजेंसी में हम भी पूरे 18 महीने तक अंदर थे। और जब दीनदयाल जी का मर्डर हुआ था ट्रेन के अंदर, वो भी मुझे सारा मुझे याद है और मुझे वो पूरी हिस्ट्री पता है। लेकिन उस वक्त हमने बचपन में दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में बहुत कुछ सुना था। आज की जो नई जनरेशन है उनको थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि अगर आप पंडित जी के बारे में थोड़ा बता सकें तो इट विल बी ग्रेट ऑनर। कई लोगों को पता नहीं है कि दीनदयाल जी का देहांत कैसे हुआ था। दीनदयाल जी के नाम पर आज पूरे हिंदुस्तान में इतने इंस्टीट्यूट, नाम, रोड, ये वो हैं, और आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनके नाम से कई स्कीम चला रखी हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा उनके बारे में बताएं सर। उनका ये था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, मतलब ये हमारा ननिहाल था जहाँ बचपन में उनके माता पिता का देहांत हो गया था। तो हमारे ग्रैंड फादर यानी कि उनके मामा जो होते थे उनके द्वारा परवरिश हुई, और उनके नाना चुन्नीलाल जी थे। राजस्थान में धानक्या करके जगह है, वहां पर अभी बहुत बड़ा स्मारक भी बनाया है, वहां उनका जन्म हुआ था। और मातृस्थली मथुरा जहाँ के वो रहने वाले थे, लेकिन बचपन में ही परवरिश हुई और मैं बचपन से उनके साथ, मुझे हिमालय जाने का भी मौका मिला, उनके साथ करीब से रहने का मौका मिला। मैंने बहुत अटल जी, नानाजी देशमुख, सुंदर सिंह भंडारी जी, अडवाणी जी वगैरह, मतलब ये साथ में काफी रहा। लेकिन मेरा पॉलिटिक्स में तो शुरू से रुझान इतना नहीं था, लेकिन हाँ पॉलिटिक्स को प्रभावित जरूर करना चाहता था, इसलिए मेरा अध्यात्म की ओर जाता था, मतलब सोशल स्पिरिचुअल जनरल रही। तो वो हकीकत में देखा जाए तो मैं राजू जी ये कहूंगा कि वो राजनीति के संत थे। उनकी जो फिलॉसफी थी वो उस टाइम पे, मतलब जो एकात्म मानवतावाद का सिद्धांत दिया था, यानी हर जीव के कल्याण की बात उन्होंने कही थी, और एंटायर प्लेनेट की बात करते थे, यानी यूनिवर्सल बात करते थे। वो कोई इस तरह की नहीं थे कि पर्टिकुलर एक कोई जाति विशेष की बात करते हो। पूरा राष्ट्र जब तक समग्र नहीं होगा, तो उन्होंने दो बात की थी। जैसे अपन खाना खाते हैं तो एक जीस्ट निकाल लेते हैं ना, तो उसमें से मैंने जीस्ट निकाला था। तो एक तो क्या थे कि बहुत सिंपल थे, जब चलते थे तो 2-3 जोड़ी से ज्यादा कपड़े नहीं रहते थे उनके पास में, यानी अपरिग्रह के काफी ज्यादा करीब थे। पद पोस्ट, काफी टाइम तक महामंत्री रहे, उनको शुरू से ही ऑफर होता रहा कि आप अध्यक्ष बन जाइए, लेकिन वो बैकअप में काम करने में, एक तो लेखक थे, चिंतक थे, स्पाइन थे पूरी पार्टी के। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने इसको बनाया था पार्टी को, जनसंघ को, तो उन्होंने शुरू में ही साथ में उनको लिया था। तो उनका ये वक्तव्य था कि मुझे 2 दीनदयाल और मिल जाएं तो मैं पूरे भारत का नक्शा बदल सकता हूं। ये उनका वक्तव्य था। तो उनका मतलब एक, और दूसरी एक बात मैं बताऊं कि जैसे मेरे मित्र लोग उनके साथ कभी जाते, मैं उज्जैन में मेरी पढ़ाई हुई है ज्यादातर, तो उज्जैन में भी आए थे तो मेरे मित्र लोग मिलने जाते थे साथ में। तो उनकी एक विशेषता ये थी राजू जी कि उनके निगाह में आप फर्क नहीं कर सकते थे। जैसे मैं उनका भतीजा हूं और आप मिलने गए, और एक उनका जो खानसामा, जो खाना बनाने वाला है, तीनों अगर एक साथ बैठे हैं तो उनकी निगाह में आप फर्क नहीं कर सकते थे कि मैं उनका भतीजा हूं, मेरे वो मित्र हैं और ये खाना बनाने वाला है। यानी सबके साथ एक समान व्यवहार था। ये जो समता भाव है, जो समान दृष्टि की चीज है, ये बड़े बड़े संतों में भी नहीं आ पाती, जो इतने
हाँ, और उन्होंने लास्ट ये सोची थी अंत्योदय। तो हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, मतलब जो प्रोग्राम मंच जो कर रहा है, उन्हीं के उस पे अभी तक एकेडमिक रूप में चलता रहा था। तो हमने क्या कहा कि दीनदयाल जी को व्यवहारिक रूप में ले जाया जाए। तो हमने कानपुर में, जहां से उनका संघ का कैरियर शुरू हुआ था, जहां पढ़े थे, वहां अंत्योदय, पहला अंत्योदय केंद्र हमने कानपुर में डाला अभी। ओके। और वो अंत्योदय केंद्र में गरीब बच्चों की पढ़ाई होती है। जो अंत्योदय मतलब लास्ट व्यक्ति को जब तक ऊपर की पंक्ति में नहीं लाएंगे, तब तक पूरा राष्ट्र समृद्धशाली नहीं होगा। उनका कहना था, अभी हालत यह है कि आधा जो शरीर है, समाज शरीर, वो मसल्स हैं आधे में, और आधा पोलियो से ग्रसित है। तो ये स्वस्थ समाज शरीर नहीं कहलाएगा। काफी संपन्नता है और कहाँ काफी दरिद्रता है। तो एक उसमें संतुलन होना चाहिए, जब भी वो समाज शरीर कहलाएगा। तो इसलिए वो अंत्योदय के लिए भी बात करते थे। तो ये जो चीजें उन्होंने दी, उन्होंने 2 वक्तव्य कहे थे जो मेरे दिमाग में घुस गए, जिसको मैं लेके शुरू में ही मैं था। उन्होंने कहा था कि हम ऐसे भारत का निर्माण करेंगे, यहाँ जन्मा हुआ बालक अपनी व्यक्तित्व को निर्माण करता हुआ, साथ में पूरी प्रकृति को आत्मसात करता हुआ, नर से नारायण बनने में सक्षम हो सकेगा। यानी ऐसा वातावरण देंगे, ऐसा परिवेश देंगे, क्योंकि नर से नारायण नहीं बनेगा, ह्यूमैनिटी टू डिविनिटी की ओर जाना है हमको, एनिमलिटी की तरफ नहीं जाना है। जो रोड है, जो हाईवे है, एनिमलिटी टू ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी टू डिविनिटी, एंड डिविनिटी टू परम तत्व। तो जब तक बेसिक नीड सबको नहीं प्रोवाइड करेंगे, जब तक सबको रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा, तो जो पोलराइजेशन होता जा रहा है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है बदहाली लेके आ रहा है। यानी बाजार खस्ता होते जाएंगे। आम आदमी के हाथ में जब पैसा नहीं रहेगा, तो बाजार बंद हो जाएंगे ना। बाजार में खरीदेगा कौन? संपन्न आदमी तो कुछ नहीं खरीदेगा। तो लास्ट आदमी पैसा कैसे पहुंचे? तो वो हमारे 6 फैक्टर हैं जिसको हम काम कर रहे हैं। पर्यावरण है, स्वास्थ्य है, महिला सशक्तिकरण है, ग्रामीण विकास है, आध्यात्मिक उन्नति है। और इसमें जो मंच को बनाया मेरी छोटी बहन जो मधु शर्मा जी, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान की अभी रह चुकी हैं, उन्होंने इस मंच की स्थापना की थी। और उन्होंने भी काफी काम, वो मेरा पॉलिटिक्स में रुझान नहीं था। मेरे को अटल जी ने, सबने उसी वक्त मुझे बोला था, लेकिन मैं कमिटेड था। आनंद मार्ग मेरे गुरु, एक आइडियोलॉजी के तहत में मैं चल रहा था जी, और उसी में ही लोगों को लेके जाना है मुझे। आश्रम, योग, साधना सब करें, साधना करें, स्वास्थ्य हो और राजनीति में अच्छे लोग आए। तो बहुत सारे फैक्टर हैं आज भी जिसको हमको रिफॉर्म करने की जरूरत है राजनीति में। तो ये दीनदयाल जी के साथ में प्रभावित होकर, दूसरा था शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के साथ स्वस्थ और सामाजिक संतुलन करके चलने वाला व्यक्ति ही सुखी और संपन्न मनुष्य है। ऐसे मनुष्यों का समूह ही देश का निर्माण करेगा और वासुदेव कुटुंबकम की स्थापना करेगा। क्या बात। वही मेरे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने बोला, जो फिजिकली फिट, मेंटली प्रिपेयर्ड और स्पिरिचुअली एलिवेटेड, ऐसे लोग ही पूरे विश्व को बचाएंगे और मानव समाज का निर्माण करेंगे। लेकिन वो बनेंगे कैसे, किस तरह से तैयार होंगे, उसकी मोडस ऑपरेंडी क्या होगी, उसका मैकेनिज्म क्या होगा? जब तक सदगुरु नहीं रहेंगे, गुरु नहीं रहेंगे जो अध्यात्म उन्नति की ओर ले जाए, तब तक वो काम हो नहीं सकता। तो इस काम को मैं दो बातें पूछना चाहता था, क्योंकि मुझे भी इस बात का नॉलेज नहीं है। जब ये इंसिडेंट हुआ आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ, उस वक्त उनकी उम्र क्या रही होगी? 52 इयर्स। उनकी बॉडी रेलवे 52 वर्ष की उम्र थी उनकी। जी, उनकी बॉडी रेलवे ट्रैक के ऊपर मिली थी। हाँ जी। आज तक उस बात का पता चल सका है कि वो उनके पीछे कौन था जो हमारे दीनदयाल जी को हमारे साथ लेके चले गए? पॉलिटिकल एसोसिएशन था ये। अभी क्या होता है कि बहुत सारी गौण बातें रहती हैं जो उजागर सार्वजनिक नहीं की जाती। अभी उसमें बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो सामने आए, अब क्लू हैं, लेकिन क्लू को प्रूव करो, और प्रूव करके अभी तक मैटर चल रहे हैं। जो अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मिस्ट्री ऐसे ही रह गई, मिस्ट्री। सुभाष चंद्र बोस की मिस्ट्री रह गई, लाल बहादुर शास्त्री जी की मिस्ट्री रह गई। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मिस्ट्री हैं, लेकिन नायलॉन के पर्दे हैं, सब जानते हैं सब क्या है, किस तरह से होता है, किसके ऊपर क्या बोलेंगे। लेकिन ये है कि हाँ, नेगेटिव फोर्स आता है, लेकिन एक आदमी जब जाता है तो उसकी प्रेरणा से न जाने कितने दीनदयाल बन जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, कितने लोग पैदा हो जाते हैं, कितने सुभाष चंद्र बोस बन जाते हैं।
तो वो कभी खत्म नहीं होती, वो एक पॉजिटिव एनर्जी है, वो किसी भी रूप में आगे चली जाती। फैक्ट है। विनोद भाई, एक बात बड़ी अच्छी की आपने कि जो आपने 2 कारण बताए, उनमें से एक कारण था आपका वासुदेव कुटुंब। आज के ज़माने में लोग 1 या 2 वो भी जब शहर शिफ्ट हो जाता है, कहीं बाहर चले जाते हैं, वो जो फैमिली आज जो हमें सिर्फ आदरणीय राजकुमार बड़जात्या जी की फ़िल्म में देखने को मिलता है, बाकी अब वो फैमिली साथ में नज़र नहीं आती हैं। अब वो एक साथ जो पहले साथ में रहते थे, छत पे सोना, पानी का मटका भर के जाके रखना, छत के ऊपर पानी डाल के ठंडा करना और नीचे बिस्तर बिछा के सोना और सब लोग बैठ के अंताक्षरी करते रहना, अब वो माहौल नज़र नहीं आता है। क्या कारण और इसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है? नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊं, अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, सब चीज देश काल पात्र अनुसार सब चीज परिवर्तन हो जाती है। मैं एक विषय उठा रहा हूं जो सबकी नॉलेज में होना चाहिए, जी। क्योंकि आज से 250 साल पहले, मैं इस आपके सवाल का मैं जवाब इसी में ही दूंगा। जी। 250 साल पहले कोई कम्युनिकेशन नहीं होता था। फैक्ट है। सारी कम्युनिटी लिविंग, मतलब एक साथ कुनबे रहते थे, 40 आदमियों के परिवार एक साथ रहते थे, और विलेज की व्यवस्था थी। मतलब गांव से पलायन नहीं होता था, सारे उस पर ही आश्रित रहते थे, क्योंकि हाथी घोड़ों का युग था, कोई टीवी था नहीं, कोई फोन था नहीं, कुछ भी नहीं था। यानी कि हमारी जो एक दूसरे से संपर्क होता था वो फिजिकल होता था। जी। तो अब ये हजारों साल तक आप चले जाएंगे, आप अंग्रेजों के टाइम पे चले जाइए, मुगल पीरियड में चले जाइए, जी। मौर्य काल में चले जाइए, महाभारत काल में चले जाइए, फिर आप जो है उसके बाद में रामायण काल चले जाइए, लेकिन पीछे तक कोई हाथी घोड़े थे, कोई कम्युनिकेशन नहीं था। लेकिन ये 250 साल में जो एक दिमाग में गांव होता था, वो सिमट के विज्ञान की उन्नति के कारण पूरी पृथ्वी दिमाग में आ गई। करेक्ट। एक तो जो प्रदूषण का जो कारण है, जो अंदर का, वो मैं टॉपिक आपने जो सवाल किया उसमें मैं उठा रहा हूं और आपको जी। बता रहा हूं एक नई चीज कि जी। अब क्या हो रहा था कि पहले जो आपके इंफॉर्मेशन मिलती थी, जो साउंड और इमेजेस जो दिमाग में रहती थी, वो खाली एक 20 किलोमीटर की फेरी फेरी की थी, और फैक्ट है। हजारों साल तक एक संस्कृति के हिसाब से चलते थे, क्योंकि गांव में रहते थे तो 100 साल के, 200 साल की इतिहास आपको मिल जाता था गांव में, कि ये करेक्ट। वहां का आदमी है, क्योंकि शहर जी। जाना होता नहीं था, करेक्ट है। रेयर ही शहर जाता था, और पॉल्यूशन भी नहीं होता था, क्योंकि साउंड और इमेज हमारी 20 किलोमीटर की थी। कोई पास के गांव में जाता था पैदल या घोड़े से या बैलगाड़ी से, कोई पेपर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। करेक्ट लेकिन बात। ये 250 साल में दुनिया दिमाग में आ गई, परिवार टूटने लगे, क्योंकि एक खेती पे जो आश्रित रहते थे, जो अंग्रेज के टाइम पे जो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन जो व्यवस्था थी हमारी, वो करेक्ट। टूट के विज्ञान के कारण न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो गई। अब 4 फैक्ट है। भाई हैं, 4 भाई में से पढ़ लिख के एक चेन्नई सेटल हो गया, एक अमेरिका सेटल हो गया, एक कहीं और चला गया। तो अब क्या हो गया कि वो खाली गांव में छुट्टी में ही जा पाता है, उसके बच्चों के अपने कमिटमेंट हो गए, तो वो तो खाली आपको फिल्मों में ही दिखने को मिलेगा। और कभी किसी दोस्त के पुराने, आप चले गए जैसे चित्तौड़ गए, पुराने दोस्त ने आपको शादी में याद किया, आप वहां जाके गप्पे शप्पे लड़ाई, आपने बात की, अपन मिले, तो वो ही खाली हो सकता है। बाकी स्पीड बहुत तेज हो गई। तो अब क्या करना पड़ेगा हमको, ये जो हैंग हो रहा है ना अर्ली एज में, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, करेक्ट। डिप्रेशन, आपके पास जब शुरू शुरू में मोबाइल चला था तो कितने जीबी का हुआ करता था, जीबी नहीं थी, खाली बात करो और ये करो। बाद में साउंड और इमेज 4 जीबी बहुत होता था, अब फैक्ट है। 512 जीबी भी कम पड़ती है। क्यों? बहुत कम पड़ता है। क्योंकि फैक्ट है। साउंड और इमेज इतनी आ गई। अब ये दिमाग को क्या कर रहे हैं लोग आगे, मुझे बताइए। अब ये दिमाग को डिलीट कर रहे हैं, या 2 चीज करनी पड़ेगी, या तो डिलीट सिस्टम करो या एक्सपेंशन ऑफ माइंड करो। करेक्ट बात है। एक्सपेंशन ऑफ माइंड कर रहे हैं ना डिलीट कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है, हैंग हो रहा है सबका दिमाग, हैंग हो रहा है। हैंग हो रहा है। फैक्ट है। नर्वस सिस्टम लोड नहीं ले पा रहा। तो आपको डेली, अब आप कहेंगे साहब मुझे तो टाइम ही नहीं मिला चार्ज करने का मोबाइल, तो क्या करेंगे आप? इस दिमाग को भी डेली चार्ज करना पड़ेगा अष्टांग योग की बदौलत। अगर आपने चार्ज नहीं किया, जैसे हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, ऐसे अंदर की भी साइकिक बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी है, उन तीनों के बीच में बैलेंस बनाना है, उनको डेवलप करना है। कोई या तो स्पिरिचुअल बॉडी में ही लगा हुआ है, या कोई साइकिक बॉडी में लगा हुआ है, या कोई फिजिकल बॉडी योगा। इसलिए मैं योगा की बात नहीं करता हूं, मैं अष्टांग योग बोलता हूं। शरीर भी है, मन भी है, आत्मा भी है, बुद्धि भी है। फैक्ट ये है। कल्चर को अब हम इसको नर्चर कर रहे हैं। विनोद भैया, ये जो
पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच आपने बनाया, ये किस तरह बनाया और क्या सोच के बनाया आपने? ये क्या था, शुरू में मैं तो सोशल कमिटमेंट मेरे आनंद बाग में, तो मेरी छोटी सिस्टर मधु शर्मा जी ने 95 में बनाया, मैं संरक्षक बना, सपोर्ट सिस्टम में हमने मतलब मिलके बनाया। लेकिन मेरा पॉलिटिकल रुझान नहीं था, क्योंकि मेरा यूनिवर्सल मोटिव था, जो एकात्म मानवतावाद और जो मेरे गुरु ने 90 मानवतावाद दिया, सिमिलर और गीता, इसको लेके मेरा जो मूवमेंट था शुरू से ही यूनिवर्सल ब्रदरहुड और ये था। और साथ में सबको अंत्योदय के लिए काम करना, क्योंकि दो विषय में नहीं जा सकते, पॉलिटिक्स का अपना एक हिसाब अलग है, लेकिन मेरा ये था कि अभी हमारे मंच में 1.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं और पूरे राजस्थान में तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं। ओह, ओके। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब इसमें पूरे के पूरे सारा का सारा मोटिव हमारा सामाजिक और आध्यात्मिक लेवल है। लेकिन हमने ये कहा, हमारे मंच से भी बहुत सारे लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है मंच हमारा नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन अभी संघ भी आ जाता है दीनदयाल जी के नाम से, दूसरे भी आ जाते हैं, और ये है कि आप समाज का काम करो, अच्छा काम करो जी। तो आपको अपने आप ही, आपको बार बार हाथ जोड़ने की जाने की जरूरत नहीं है, आपको पब्लिक हाथ जोड़ के लेके जाएगी। तो कमांड का रिस्पेक्ट, डिमांड का रिस्पेक्ट नहीं करें। तो ये मेरा एक है, और ट्रेनिंग चल रही है, लीडरशिप ट्रेनिंग है, कार्यकर्ता और व्यक्ति निर्माण जो उनका था सपना, वो हम कर रहे हैं अपने इस मंच के माध्यम से। तो एग्जैक्टली जो आपके काम करने का तरीका इस मंच के अंडर में है, वो किस तरह के काम और लोगों तक आप क्या पहुंचाना चाहते हैं, थोड़ा सा डिटेल। अभी पर्यावरण में हमने सबसे पहले प्लास्टिक वेस्ट फ्री इंडिया किया, करेक्ट, तो उसमें हमने 7 भाषाओं में गाने बनाए हैं। प्लास्टिक इंपोर्ट जो हो रहा था, मेरे पास वो गाना है, पहले मैं चाहूंगा कि ऑडियंस को वो गीत सुनाया जाए। प्रदीप, मैं चाहूंगा कि वो पहले गीत जो यूट्यूब पे बहुत वायरल हुआ है, मैं वो गीत 7 भाषाओं में बनाया है, मलयालम में है, तेलुगु में है, तमिल में, गुजराती, मराठी, हिंदी, कन्नड़। और आप देखेंगे कि इसको प्रोफेशनली वहां कार्तिक ने गाया है, और साथ में हमने प्लास्टिक इंपोर्ट बैन करा, प्लास्टिक जो इंपोर्ट हो रहा था उसको बैन कराया है। 1,71,000 टन पर ईयर, और स्क्रैप, प्लास्टिक स्क्रैप को बैन कराया है यहाँ पर इंडिया में। ओह, क्या बात है प्रदीप। 40 लाख जो परिवार थे वो पहले ये गीत सुन लेते हैं। यह गीत है एक संदेश श्री विनोद शुक्ला जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच। किसी नशे के जैसी आदत पड़ी ये कैसी, प्लास्टिक से यारी गुलामी हुई हमारी। ओहो, किसी नशे के जैसी आदत पड़ी ये कैसी, प्लास्टिक से यारी गुलामी हुई हमारी। ओहो, किस तरह की नादानियां कर रहे हम, अपनी ही धरती में जहर भर रहे हम। किस तरह की नादानियां कर रहे हम, अपनी ही धरती में जहर भर रहे हम। कितना भी सच्चाई से बच जाएंगे, पर अपनों के ही कल को क्या दे जाएंगे। ना कह दे अब, ना कह दे अब, ना कह दे ना, सिंगल यूज प्लास्टिक्स को ना 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 ना। ना कह दे अब, ना कह दे अब, ना कह दे ना, प्लास्टिक कचरे को कह दे ना 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 ना। ऐसा नहीं है सारा प्लास्टिक खराब, गुड बैड प्लास्टिक्स का समझो हिसाब। प्लास्टिक की बोतल्स को फेंके हम ना लूज, ऐसे गुड प्लास्टिक को करे हम रीयूज। लेकिन सब्जी की थैली जो है सिंगल यूज, ऐसे बैड प्लास्टिक को करे हम रिफ्यूज। रिसाइकल को बना दे नया ढंग, इस टूटे फूटे प्लास्टिक को दे दे नया रंग।
क्यों इतना खूब बनाया है, जहाँ के कर हिफाजत इसलिए बनाया है। खुदा ने तुझको क्यों इतना खूब बनाया है, जहाँ की कर हिफाजत इसलिए बनाया है। प्लास्टिक का हमने अंबार बनाया है, नदी समंदर में इसको कितना बहाया है। इस तरह की नादानियां कर रहे हम, अपनी ही धरती में जहर भर रहे हम। अब भी है वक्त संभल लेना तो फंस जाएंगे, इस प्लास्टिक के दलदल में हम फंस जाएंगे। ना कह दे अब, ना कह दे अब, ना कह दे ना, सिंगल यूज प्लास्टिक्स को ना 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 ना। ना कह दे अब, ना कह दे अब, ना कह दे ना, प्लास्टिक कचरे को कह दे ना 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 ना। सिंगल यूज प्लास्टिक्स को ना 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 ना, प्लास्टिक कचरे को कह दे ना 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 ना। तो देखा आपने कि खतरा किस तरह से बढ़ गया है। अगर हमने इस प्लास्टिक कचरे को नहीं रोका तो एक दिन अजगर की तरह ही हमारी पूरी पृथ्वी को निगल जाएगा। और आपको ये बात याद रखनी है कि क्या गुड प्लास्टिक है, क्या बैड। रिसाइकलिंग एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे प्लास्टिक की बोतल, इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं और इनको रिसाइकिल के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें उद्योग, समाज और सरकार तीनों की जिम्मेदारी है। तभी हम वेस्ट से वेल्थ बना सकते हैं। और दूसरा, हमको रिफ्यूज करना है। जैसे पतली पतली जो सब्जी की थैलियां होती हैं, पतले गिलास होते हैं, अगर आज भी हम नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। नमस्कार। गवर्नमेंट कितना भी आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करे, लेकिन जब तक अपने दिल से हम ये मैसेज जो इस समिति ने आप सब लोगों तक पहुंचाया है, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और लोगों तक मैक्सिमम पहुंचाएं, ताकि लोगों को मालूम पड़े ये प्लेनेट के लिए किलर साबित हो सकती है, जो अभी विनोद भैया आपको बताएंगे। सर, आपने बताया कि प्लास्टिक कैन बी द किलर ऑफ प्लेनेट। आखिर कैसे और कैसे रोका जा सकता है इस चीज को? देखिए, हमने जितनी स्टडी इसमें की है, मतलब बहुत गहराई से, हम ये नहीं कहते कि अंधाधुंध की तरह की प्लास्टिक की थैलियां या ये क्या है कि हमको बहुत ये अंदर का फोड़ा है। कोई भी चीज का आविष्कार होता है तो उसकी मैनुअल पहले आती है। पहले जब सबसे पहले कार का आविष्कार हुआ होगा तो कैसे रोड पे लाई जाएगी, किस तरह से सिग्नल होंगे। तो अभी क्या होता है, दुर्भाग्यवश हमारी कोई मैनुअल नहीं है इसकी। जो प्रोडक्ट तो बनता है, पैकेजिंग होती है कि उसका निपटान कैसे किया जाएगा, वो अभी तक हम उसको सोल्यूशन को नहीं करते। दूसरी बात क्या है कि गवर्नमेंट में भी तालमेल नहीं है आपस में, अपनी है, लेकिन मेरे को बोलना पड़ता है क्योंकि कोऑर्डिनेशन, तालमेल, इसके लिए मैं बार बार आग्रह करता हूँ सबकी कमेटीज होके उनके बीच में तालमेल होना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या देखा कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ जो सबको मालूम होना चाहिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि अभी सारे पैकेजिंग हो रही है। आपने टेट्रा पैक भी देखा होगा, प्लास्टिक की बोतल भी है, कांच की बोतल भी है, ग्लास भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो प्रदूषण में जा रही हैं। और आपने प्लास्टिक के बारे में कई जगह वो भी आते हैं कि रोड भी बन जाती हैं इससे हम लोग अलग अलग करके एक शहर, जब इंदौर शहर भी साफ सुथरा हो गया। लेकिन एंटायर प्लेनेट को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमारे सामने दिक्कत क्या है, और आपके चैनल में जितने लोग सुन रहे हैं वो ध्यानपूर्वक सुन लें कि ये गुड प्लास्टिक और बैड प्लास्टिक की परिभाषा भी हमने ही दी। अभी तक इसको पहली दफे एग्जीबिशन वहां पर रखवाई तो मैंने फोर्स किया हर्षवर्धन जी को कि प्लास्टिक इसकी थीम रखें। वहां मैंने संज्ञान दिया, पर किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक क्या होंगे, किस तरह से करेंगे। बहरहाल मैं अपना उसमें लगा रहा, फोर्स करता रहा। शुरू में सब लोग भी करते रहे। जब मैंने 7-8 साल पहले शुरू किया था इसकी मुहिम को, 8 साल पहले, तो किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। भाई थैलियां बंद हो गई, थैलियां ही बंद कर दो, सब थैलियों के पीछे पड़ गए। लेकिन थैलियां तो एक 20% पार्ट है। तो एक तो आपको ये देखना है कि जैसे ये थैलियां हैं, ये पतले गिलास, जब भी आप पार्टियां देते हैं, हमेशा सत्यनारायण की पूजा से लेकर हद को इसको कैटर्स को बुलाते हैं, तो वहां आप एक चीज
बोल दीजिएगा कि भाई सेग्रीगेशन करो अलग अलग, और जो छोटी बोतल का इस्तेमाल करें, वो प्लास्टिक की बोतल 80% रिसाइकल होती हैं, हमने उनको बोला कि आप 100% कीजिए, जो भी मैन्युफैक्चरर से इसको 100 पहुंचाइए। टेट्रा पैक वाले हैं वो 30% ही हो रही हैं, यानी 1000 करोड़ आपके हर साल वो प्रोड्यूस होता है पैकेजिंग में, और खाली 300 करोड़ ही रिसाइकिल हो पाता है, क्योंकि उसमें 3 लेयर हैं, वो खाली पेपर नहीं है, उसमें एल्युमिनियम भी है, उसमें प्लास्टिक भी है, उसमें पेपर भी है, तो वो बहुत कॉस्टली है। टेक्नोलॉजी बहुत कॉस्टली होने के कारण उसकी वो रिसाइकल की पूरे वर्ल्ड में भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमने कंपनीज को बोला है कि आप इसको प्लास्टिक की बोतल में शिफ्ट करो, और उनको बोला है कि आप 30% से इसको 80%। तो हमने खास तौर से कई पेपर में कवर भी किया, राजू जी, हमारी बात को, कि 71% से जो रिसाइकल हो सकती हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट करो। तो उसका एक फार्मूला है कि भाई आप कहाँ आपको रिफ्यूज करना है। जैसे सब्जी की थैली के बिना काम चल जाएगा, पहले भी लेके जाते थे, कराइए। प्लास्टिक के छोटे गिलास हैं, उनको आप बंद कर दीजिए, उसको सिंगल यूज में डालिए। करेक्ट। ताकि आप अपने जहां भी आप सेग्रीगेशन करते हैं वहां बोलिए भैया 2 रिसाइकल कचरे को अलग रखें। आप सबकी एक ड्यूटी बनती है, जब तक सब नहीं करेंगे, बच्चों को सिखाना है, सबको कराना है, क्योंकि सेग्रीगेशन नहीं होगा, उसमें ही खिचड़ी, उसमें ही आलू की सब्जी, उसमें ही सारा मिक्स होके जब वहां जाएगा तो वहां जाके वो कोई मतलब नहीं बनता, उसकी कॉस्ट इतनी हो जाती है। दूसरी, हमने गवर्नमेंट को ये लिखा है कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में रिसाइकल इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। ये इतना अनऑफिशियल सेक्टर है जिसमें माफिया, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो पूरी तरह से वो नहीं है। तीसरे, जो हमने बैन कराने का कारण था, जो अंत्योदय जो दीनदयाल जी का था, उसमें 40 लाख रैक पिकर्स लोग हैं, प्लास्टिक की बोतल वगैरह बीनने वाले हैं, उनका परिवार प्रभावित हो रहा था। तो उनके प्रभावित होने के कारण हमने इसके ऊपर बहुत जोर लगाया। मेरे को थ्रेट भी आए हैं, हम लोगों को कई थ्रेट भी दिए हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज है, दुबई में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहां से सब आ रहा था। तो इसको बहुत फोर्स करके हमने लड़ाई लड़ी है इसके लिए, लेकिन उनको मुहैया भी कराना है। तो गवर्नमेंट से अपील की कि हर डिस्ट्रिक्ट में आप रिसाइकल इंडस्ट्रीज डालिए, उसकी सब्सिडीज दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें अट्रैक्ट हों, और उस डिस्ट्रिक्ट का कचरा वहीं के वहीं उसको सॉल्यूशन में जाए। एक सेग्रीगेशन होना है, सारे इंस्टीट्यूशन में ये अवेयरनेस देनी है, सारे लोग जो हैं, जितने भी पीपल्स हैं, अपने पेरेंट्स हैं, सब अलग, सूखा कचरा, गीला कचरा, रिसाइकल कचरा, ये अलग अलग होना चाहिए। अभी से नहीं किया गया तो इसमें बहुत बड़े महाद्वीप बन गए हैं, फ्रांस और इटली से भी बड़े, पैसिफिक में। ये गूगल में जाके देख सकते हैं। और मैं एंटार्क्टिका भी जाके आया था, एंटार्क्टिका 275 वर्ष से डॉक्टर थे, तो वहां पर अभी ओजोन लेयर रिपेयर हुए। ये हमको वरदान भी है और शाप भी है, कोरोना काफी वो ओजोन लेयर रिपेयर हो गई, नहीं तो नहीं हो पाती। लेकिन अब सबके लिए, और एफएसएसआई को हमने कहा कि, और हेल्थ मिनिस्ट्री में भी कहा कि ये जो रिसाइकल की चीज को आजकल वो करने जा रहे हैं पैकेजिंग में, मतलब उसको वो उसमें बहुत सारा रिसाइकल कचरे को अगर पैकेजिंग में यूज करेंगे, दूध में जाएगा, किसी में जाएगा, तो वो पता नहीं किस किस केमिकल से आता है। हमारे यहाँ तो बहुत वैसी है, तो अगेन बीमारियां फैलेगी। तो उसके लिए भी हमने फोर्स किया है। तो ये 71% से ऊपर कचरा होना चाहिए। जो नीचे के हैं उनको रिफ्यूज करें, रीयूज करें और रिड्यूस करें। जिसके बिना गुजारा नहीं है, कचरे की थैलियां हैं, वो रिड्यूस करें आप। तो ये बहुत एजुकेशन है, और इसके लिए हमने सिलेबस में भी बोला है कि एजुकेशन में ये पूरा सब्जेक्ट होना चाहिए आज की तारीख में। तो ये हमारी मुहिम पूरी चालू है इसके विषय में। विनोद भैया, इस मंच के कुछ अचीवमेंट्स और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, थोड़ा उसके बारे में। इसमें देखिए, अटल जी हमारे संरक्षक थे, वसुंधरा जी भी संरक्षक हैं, इंद्रेश जी माननीय संरक्षक थी, किरण महेश्वरी जी वहां से थी, उनकी डेथ हो गई, वो भी संरक्षक थे। और साथ में हमारे साथ कई, मतलब जो डॉक्टर्स हैं, काफी डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं। और मतलब ये मंच एक संगठन के तौर पे काम करता है, जिसमें जैसे बताया, आध्यात्मिक इसके लिए गीता के कंटेस्ट होते हैं हमारे, जो अष्टांग योग के होते हैं। तो स्पिरिचुअल हमारा जो आध्यात्मिक उन्नति, मतलब एक है गॉड फियरिंग, हम कहते हैं गॉड लविंग बनो, ही इज अवर फादर। जो हमारी शपथ है, 1.25 लाख लोगों को एक साथ शपथ दिलाई थी, वो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म और न्यू ह्यूमनिज्म पे आधारित है। वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड को, वही विचार है जो पूरी दुनिया को बचाएगा। तो हमारा नारा है कि मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है, हम सब एक ईश्वर की संतान हैं।
मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये हमारा विश्व परिवार है। ये बचपन से ही लोगों को बताना, नस्लवाद, जातिवाद, अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, आंतरिक प्रदूषण, बाहरी प्रदूषण को मिटाकर हम एकात्म मानवतावाद के पथ पर चलेंगे, ये शपथ दिलाते हैं। हर चीज में मतलब विश्व प्रेम की भावना को फैलाना है। कोई भी डिविसिव टेंडेंसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई पॉलिटिशियन, राजनीति जरा बात करता है तो हम कहते हैं हमको विरोध करो, हमको विकास की बात करो, हमको समाज की उन्नति की बात करो और अपना एजेंडा बताओ। ये सबसे अपील है मेरी कि भाई जैसे कॉर्पोरेट बताते हैं ना हमारा ये एजेंडा है, ऐसे ही नहीं कि बता दिया घोषणा पत्र में आपने दे दिया और पब्लिक धर्म के नाम पे उस पर नहीं, बताइए आपका रोड मैप क्या होगा, पैसा कहां से लाएंगे, क्या स्ट्रेटेजी है, ये डिस्कस होनी चाहिए। तो ये इसमें जो आपके एक्टिविटीज हैं, हाउ यू स्टार्टेड टू एलिमिनेट दिस वन? अभी सेमिनार्स होते हैं हमारे जगह जगह, ओके, हर स्कूल में, कॉलेजेस में, आपके वहां पर लायंस क्लब में भी किए हैं, रोटरीज में भी किए हैं और स्कूल में हमने आरवीएम मशीन डाली है 15, जो अभी कोरोना की वजह से हो गई थी। स्वामीनारायण में 5, अंत्योदय में डाली हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में डाली हैं, दौलत राम में, आपके यहाँ पर हेडक्वार्टर ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर में आरबीएम मशीन डाली है, भवंस कॉलेज में है, बजाज कॉलेज में है, केईएस कॉलेज में है। तो ये आरबीएम मशीन ठाकुर कॉलेज में है, ताकि वहां पर उसके साथ हम प्रोग्राम करते हैं, बच्चों को बताते हैं, गाना बताते हैं, उनको प्लास्टिक कचरे को कह दो ना 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 ना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को कह दो ना, यस 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 यस, हाँ 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 हाँ। तो ये सब बच्चों के अंदर नर्चर करते हैं इस चीज को करने के लिए। और इधर लड़ाई भी लड़ते हैं, जैसे माइग्रेशन का था, माइग्रेशन वर्क के लिए राष्ट्र निर्माण करके हमारा ऐप है, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा माइग्रेशन की उनको रजिस्ट्रेशन के साथ में उनको बेचारों को खाना बदोश रहते हैं। आप तो बिल्डिंग लाइन में हैं, सब लोग हम जानते हैं कि किस तरह से माइग्रेंट वर्कर को बेचारों को एक खाना बदोश जिंदगी जीवन करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन गवर्नमेंट इनको प्रेगनेंसी के लिए देती है, शादी के लिए देती है, हेल्थ के लिए देती है, पैसा देती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो मंच ये भी काम कर रहा है। और 3200 करोड़ रुपए का जो डिमांड की थी दिल्ली सरकार ने, हमने 300 करोड़ का हाई कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है उसके साथ में, हमने स्टे लेके आए हैं उसके ऊपर। इसमें एंटी करप्शन, आपके सीबीआई वगैरह ये सब इन्वॉल्व हैं। तो ये लड़ाई भी लड़ते हैं, लड़ाई के बगैर तो होगा नहीं। आपको गीता का मतलब है योद्धा बनना, खाली भजन कीर्तन करने से नहीं चलेगा, स्पिरिचुअल सोल्जर बनना है सबको। विनोद भैया, तन और मन तो आप लगा लेते हैं, धन कहां से जमा करते हैं इस एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने के लिए? हमारे गुरु ने एक बात की थी कि आप तन मन लगाइए, धन अपने आप आ जाएगा। आपके दिल में जज्बा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो काम कर रहे हैं ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम कहते हैं कि तन मन धन 3 चीज है। हम धन की परवाह नहीं करते, क्योंकि कराने वाला जब भी कलेक्टिव वेलफेयर के लिए काम करते हैं तो दैविक शक्तियां काम करती हैं। और दैविक शक्तियां उसमें कहां से क्या प्रोग्राम लीजिए, पैसे के ध्यान रहेगा तो फिर मन पैसे में चला जाएगा, लेकिन प्रोग्राम लेने में ये रहता है कि मन भी पवित्र रहता है, काम कोई रुकता नहीं है। अभी तक तो हम अपनी तरफ से कर रहे थे, जो आनंद मणि, विनोद शुक्ला की जो भी जमा पूंजी थी जो करते आ रहे थे, और कुछ आप जैसे लोग कुछ जब भी प्रोग्राम होता है तो थोड़ी बहुत मदद करते हैं, यानी 90% तो अभी तक कर रहे थे। अब गवर्नमेंट, पर्यावरण मंत्रालय अभी करने लगा है थोड़ी बहुत। इसके लिए आगे फ्यूचर प्लानिंग कुछ की हुई है आपने? फ्यूचर प्लानिंग ये है कि अभी जो हमारे इसके कई वर्टिकल्स हैं, इसमें जैसे किसान मंच है हमारा, अल्पसंख्यक मंच है, युवा मंच है, इंटेलेक्चुअल हमारा जो बौद्धिक मंच है, आपके व्यापार मंच है, जो व्यापारियों की समस्या, हर ये मंच वो मंच है जो हर एक की समस्याओं को आगे उठाता है। रोड मैप हमारा ये है कि यहाँ से एक तो हमको यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए ले जाना है, प्लास्टिक कचरे को निपटाना है, हेल्थ की सबसे ज्यादा सस्ती हेल्थ, मतलब अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि 250 रुपए में, 200 रुपए में डायलिसिस गांव तक कैसे पहुंचे। करेक्ट, उसके लिए बातचीत चल रही है कई लोगों से हमारी। साथ में रूरल डेवलपमेंट के लिए अभी कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, जिसमें सेल्फ सफिशिएंट विलेज की जो वो है, जिसमें आपने कहा था कि कैसे हम करें, तो उसको यही है कि पलायन रोकना होगा। पलायन रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहीं की वहीं आप रोजगार दे देंगे। जो कृषि आधारित फैक्ट्रियां, हमारे माननीय मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं दी हैं। कोई बोलेगा तो बोले पॉलिटिक्स हो जाता है, लेकिन नहीं, जिनने अच्छे काम किए मैं अच्छे काम के लिए उजागर करूंगा।
तो उन्होंने जो जो भी चीजें दी हैं उन योजनाओं को भी हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारी किसानों के लिए योजनाएं दी हैं ताकि किसान एक सेल्फ आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, उसमें वहां का वहां उसको मूल्य मिल जाए और फिनिश प्रोडक्ट मिले, यानी एग्री को एग्री बेस, यही हम श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने प्राउड करके थ्योरी दी है, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन फॉर एंटायर वर्ल्ड। जी, कम्युनिज्म डाइड, कैपिटलिज्म इज डाइड, तो व्हाट इज द न्यू सोशल ऑर्डर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम? वही आर्थिक नीति क्या होगी, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, वही अंत्योदय के लिए दीनदयाल जी ने बोला था। विनोद भाई, ये जीवन, ये जो लाइफ है, ये जीवन जो है, उसकी डेफिनेशन आप कैसे देंगे और इस जीवन को कैसे जिया जाए, उसके बारे में थोड़ा गाइड करिए। मेरा यही कहना है, आत्म मोक्षाक्तम जगदेताय च, सबको नर से नारायण बनना है, ये टारगेट फिट है। उसके लिए आपको सेल्फ रियलाइजेशन एंड वेलफेयर फॉर ऑल, साथ में अपने हेल्थ को भी ध्यान देना है। यानी कि ये एकात्म मानवतावाद समझा रहा हूं, आपने जो सवाल किया है जी, कि जी, मैं शरीर, हम शरीर का ध्यान देंगे तो मन और आत्मा का क्या होगा? अगर हम आत्मा के लेके हिमालय में चले जाएंगे तो फिर यहाँ का क्या होगा? तो इसमें कर्म योग लाने का है, अष्टांग योग लाने का है कि शरीर को भी देखने का है, मन को भी देखने का है, आत्मा को भी देखने का है, शरीर मन और आत्मा के बीच में संतुलन और सामंजस्य करने का है। मैं अकेला नहीं हूं, उसके साथ मेरा परिवार भी है, परिवार को भी देखने का है, फिर साथ में समाज को भी देखने का है, राष्ट्र को भी देखने का है, विश्व को भी देखने का है, सृष्टि को देखना है, समष्टि को देखना है। तो अपनी चेतना को, जो अपनी मोहब्बत जो हम परिवार से करते हैं, तो एक विश्व परिवार में साधना के माध्यम से विश्व में अपनी चेतना को ले जाके गॉड लविंग बनना है। ये परमात्मा है कहाँ? नेचर में, झरनों में, तितलियों में, फूलों में, आदमी की मुस्कुराहटों में, सूरज की तपस में, सब में वो व्यक्त हो रहा है। कहीं पर्टिकुलर मंदिर में या मस्जिद में या चर्च में नहीं है, वो हर चीज में समाया हुआ है। उसकी सांस एक एनवायरमेंट है, इसीलिए मदर नेचर को हम बोलते हैं कि प्रकृति माँ। इसमें नॉन कंट्रोवर्शियल होगा, सब यूरोपियन आ गए, सारे अमेरिकन आ गए, चाइनीज, इंडियंस, हिंदू, मुसलमान, सारे लोगों की माँ है प्रकृति माँ। वो घायल हो रही है और हमको बचाना है, तो ये एक सेंटिमेंट होना चाहिए यूनिवर्सल मूवमेंट का। ये जो शपथ है हमारी, ये जगह 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 हर रोज हमारी 3-4-5 शपथ को हम दिलाते हैं और लोगों को अष्टांग योग की ओर लाते हैं। एक मेरे पास आपका छोटा सा वीडियो है, मैं चाहूंगा प्रदीप हमें साइड में लेकर वो थोड़ा सा दिखाएं, जहां शपथ भी दी जा रही है, ताकि उसको साइलेंट कर दीजिए और विनोद भैया वो एक्सप्लेन करते रहेंगे व्हाट एग्जैक्टली क्या है वो थोड़ा सा बताइए जब तक वो वीडियो लगाए। आनंद जी। तो अभी ये आइडियोलॉजी पे जो गॉड फियरिंग है, गॉड लविंग बनना है, परमात्मा हमारे पिता है, प्रकृति हमारी मदर है। जैसे एक परिवार के लिए मम्मी पापा बोलते हैं ना, बेटा तुम्हारा भाई है, भाई के साथ लो, बहन के साथ बांटो, इनके साथ बांटो, कजन है। तो वो जो भावना है, जो सनातन धर्म की मूल स्पाइन थी, जो वेद है, जो गीता है, जो जीव कल्याण है, वो बचपन से ही बच्चे के मन में ये धारणा आनी चाहिए। फैक्ट है सर, नो डाउट, नो डाउट। आज हम क्या करते हैं, देखो, माफ करना, हर आदमी बोलता है खुद कितना भी बड़ा बेईमान होगा, तलाश है एक अच्छे ईमानदार मित्र की, ईमानदार पत्नी की। खुद कितना भी बड़ा झूठा, लेकिन सच्चा मित्र चाहिए, सच्ची पत्नी चाहिए, सच्चे भाई बंधु चाहिए, तो कैसे पॉसिबल है? फैक्ट है, ये बात फैक्ट है, नो डाउट। अब मेरे से एक मेरे मित्र थे, अच्छे थे, बोलते हैं यार जो लाइन पे हो ना, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। बोले ये प्रैक्टिकल नहीं है यार शुक्ला जी, क्या है कि भैया आप अपने परिवार को भूखे मारोगे, क्योंकि आज की दुनिया में आप चल ही नहीं सकते ऐसे। मैंने एक सवाल किया उनसे, मैंने कहा मैं एक आपसे बात करता हूँ, मैंने कहा यार देखो एक बात बताओ, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो? बोला हाँ। तो मैंने कहा तुम्हारे विचार को मैं आज से इसी वक्त में ग्रहण कर लेता हूँ कि सबको चूना लगाने का है और सबके साथ जो भी करो, मौका लगे तो आपका डालो, तो पहली टोपी तुम्हारे सर पे मैं रख दूं तो मुझसे दोस्ती करोगे क्या? उसके बाद बता दो, तो मैं चलता हूँ इसी विचार पर। करेक्ट। क्या बात है। विनोद जी, अपने आनंद मनी साहब के बारे में कुछ बताइए, जो कि पिछले 41 ईयर से आप दोनों की जोड़ी ऐसी है, विनोद आनंद, आनंद विनोद, विनोद आनंद, मैं पिछले 41 ईयर से देखता आ रहा हूँ। उनका आपके लाइफ के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है और मंच के प्रति उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, बताइए ना कुछ उनके बारे में। मतलब वो मंच की बैकबोन है सारा, मतलब जो फेस में हूँ तो वो पीछे रीढ़ की हड्डी है,
मतलब वो सारा जो बैक का पूरा मूवमेंट है वो संभालते हैं। और हमारी तो मैं ये कहूंगा कि हमारी तो कोई आत्मिक रिलेशनशिप है पूर्व जन्म की। मतलब हम आपने देखा होगा, दोस्त तो बहुत होते हैं लेकिन पार्टनरशिप भाई भाई में, बाप बेटे में, साले जीजा में, मौसेरे भाई में भी नहीं जमती। लेकिन आज 41 नहीं हो गए, मतलब 79 से हम लोग हैं साथ में, तो जो भी 43 इयर्स करीब हो गए हमारे को। और साथ में उनका बहुत बड़ा योगदान है और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर, यानी कि वो हमारे परिवार का ही हिस्सा है। आज ये समझ लीजिए मेरे दोस्त बन के आए, लेकिन मेरे छोटे भाई हैं आज। आज मतलब घनिष्ठ, यानी कि हम दोस्त हैं, भाई है, मतलब सब कुछ हैं। दो जिस्म एक जान कह सकते हैं। मतलब ये 43 इयर्स में मैंने कम से कम 50 पार्टनरशिप टूटते हुए देखी हैं और जुड़ते हुए देखी हैं। एक ही पार्टनरशिप है जो विनोद और आनंद की, जो आज तक मैं देखता आया हूं उसी इज्जत प्यार मोहब्बत के साथ। क्या बात अगर है। ये पार्टनरशिप टूट गई ना राजू जी, तो पूरा आनंद और विनोद पृथ्वी से चला जाएगा। उस आनंद विनोद के नाम को साकार करने के लिए कई दफे मजबूरी में भी हमको निभाना पड़ता है, जैसे पति पत्नी निभाते हैं। क्या बात है सर। ये मजाक फिल्म कर रहा हूं मैं। बनाने का, ये फिल्म बनाने का मेन आपका मकसद क्या रहा? ये मकसद ये रहा कि इस तरह का विचार के आज तक फिल्म नहीं आई कि गुड प्लास्टिक क्या है, बैड प्लास्टिक क्या है। नहीं, ये वाला, ये मंच की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। आप जानते हैं कि आजकल जब तक हम इमेज के द्वारा बता के लोगों को दिमाग तक नहीं पहुंचाएंगे, इतना आरपीएम फास्ट हो गया है कि आराम से विचार को नहीं, कम समय के अंदर अपने विचारों को ज्यादा से ज्यादा डाल देना। क्या बात। ये किस तो टाइप ये की पूरी रैली हमने आप क्या बताइए इसमें तहत में कि किस तरीके से हमने इस ले जाके हमारी जर्नी को पूरा किया है, और लोग देखें, जाने। और फिर आवश्यकता होती है जैसे धन की भी, तो अभी धन में अविश्वास बहुत हो गया है। आदमी सोचते हैं, लोग खा जाते हैं, क्या एनजीओ पैसा लेके खा जाते हैं, बहुत सारे घोटाले, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखे गए हैं। तो हमने कहा पहले प्रूव करते हैं, फिर अपने आप लोग आए। हम तो आगे से बोलते नहीं है किसी को, हम बोलते हैं तन मन धन। भाई धन मत दो, तन दे दो, मन दे दो, अपनी इंटेलेक्चुअल वैल्यू दे दो, कुछ भी दो, लेकिन साझा करो। आप समाज के अंदर आइए, उतरिए, आपको सही लगे तो। ये पूरा का पूरा जो रिसाइकलिंग का पूरा कंप्लीटली। अभी आपने वो गाने के अंदर जो बनियान देखी थी, वो प्लास्टिक बोतल से बनी हुई थी बनियान। वो जो गाने में जो बच्चों ने टी शर्ट पहन रखी थी ना, टी शर्ट रेड कलर की, ये सब रिसाइकलिंग बता रहे हैं। जैकेट्स मैंने प्रेजेंट किए हैं, जैकेट्स और ये आपके थैलियां रिसाइकल बॉटल से बनी हुई, ताकि लोगों को इसकी नॉलेज हो कि इस तरह से रिसाइकल कर सकते हैं। लेकिन रिसाइकल के लिए हमको और बहुत सारी जर्नी को तय करना है। सेग्रीगेशन, ये देखिए, ये रैक पिकर्स हैं, वहां का सम्मान किया था गजेंद्र सिंह शेखावत, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था हमने वहां पर। 92 कॉलेजेस को शेयर किया था, जिसमें इनोवेटिव और एक्सीलेंट अवार्ड दिया था। जिन्होंने भी इन्वेंशन किए प्लास्टिक के बारे में बच्चों ने, उनको हमने अवार्ड दिया था। ये दिल्ली में एनडीएमसी में प्रोग्राम हुआ था। ये गजेंद्र सिंह जी, भैरू सिंह जी शेखावत साहब के? नहीं, ये गजेंद्र सिंह उनके नहीं है, ये अलग, ये अपने जोधपुर से हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ओके। अभी जल मंत्रालय इनके पास में, ओके, कैबिनेट मिनिस्टर। ओके। और आपको एक और मैं बात बताता हूं कि पीएम हाउस में भी हमने किया। 14 तारीख को हमने आरबीएम मस्जिद दौलत राम में लगाई थी, और 15 तारीख को सुबह 8 बजे मोदी जी का वक्तव्य आया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर। तो सबों ने मुझे शुभकामनाएं दी थी कि वाह, बोले आपकी बात मोदी जी ने सुन ली। देखिए, लाल किले से, मतलब 14 तारीख को हमने आरबीएम मशीन एस्टेब्लिश की थी। ओके। ये यात्रा निकाली थी हमने 700 किलोमीटर की, मथुरा, जहां उनकी पैतृक स्थली से जन्म स्थली धानक्या, दीनदयाल जी की। क्या तो अभी बीच में ये गाने का सीन आ गया, ये गाना है उसी कला, मतलब एंटायर उसमें हम कर रहे हैं। यहाँ केरल में भी आए हुए हैं, तो इसकी सेमिनार भी होते रहते हैं। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं और टीम बना रहे हैं अपनी। अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में है टीम अपनी, मतलब अमेरिका में भी लोग हैं, यूके में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। मतलब क्या बात है। आपने बताया 1.5 लाख मेंबर हैं आपके साथ इस मुहिम में जुड़े हुए हैं जी। 1.5 लाख लोग करीब हैं। क्या बात है विनोद भैया। और ये मतलब सिर्फ हिंदुस्तान में ही है, हिंदुस्तान के बाहर भी फैलाया हुआ आपने? हिंदुस्तान के बाहर मेरी अभी कोरोना की वजह से रह गई। जब एंटार्क्टिका गया था तो मेरी टेम्पा में, आपने यहाँ पर वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, टेम्पा में,
यहाँ पर एटलांटा में यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस थी इसी के बारे में। मतलब जी, ये जी। सबको अच्छा लगा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड प्लास्टिक वेस्ट। क्या बात है। ये देखिए प्लास्टिक उससे बनी हुई, प्लास्टिक बोतल से बनी हुई, और ये जो बनियान है, ये जी। जो टी शर्ट है, ये उससे प्लास्टिक वेस्ट से बनी हुई, ये बोतल से, प्लास्टिक बोतल से खासतौर से। ओह, ओके। ये लेकिन आपका मंच राजस्थान में बहुत ज्यादा एक्टिव है, इसका हाँ, क्या शुरू कारण है? में कारण ये है कि जब 1995 में सिस्टर थी, तो वहां पर ये राजस्थान तक ही सीमित था, क्योंकि मैं अपनी एक्टिविटीज में यहाँ पर था, मैं आनंद मार्ग से जुड़ा हुआ, और मैं कमिटेड हूँ यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए, और इसके लिए मैं काम कर रहा था। तो फिर करेक्ट। बाद में मैं मंच का काम संरक्षक रूप में कर रहा था। तो जब जी। वो महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बनी, वो संस्थापक थी, तो मैं फिर इसका अध्यक्ष बना। तो अध्यक्ष बन के इसको मैंने नेशनल लेवल पे किया, और इसके साथ एनवायरमेंट, ये सारा जोड़ा मैं, सामाजिक जितने भी उनकी बातें थी। तो ये शुरू में ही चल रहा था, वो अपने लेवल पे सेवा कार्य कर रही थी, जैसे परिवार परामर्श केंद्र जो काउंसलिंग का था, जी, जी, ये जी। गरीब के लिए जो अपने लेप्रेसी के लिए काम कर रही थी, वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही थी, मधु शर्मा जी। लेकिन बाद में फिर मैंने इसको नेशनल किया, और फिर जगह जगह मेरे फिर लेक्चर हो गए, और फिर काफी इसमें मैं एक्टिव हो गया। क्या बात है, आपको काफी अवार्ड और रिवॉर्ड्स मिले हुए हैं, मेरी लिस्ट बहुत लंबी है। मैं चाहूंगा आप कुछ थोड़े बहुत खास अवार्ड रिवॉर्ड्स के बारे में बताना चाहेंगे, जो शायद टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने भी आपको दिया था अभी रिसेंटली। हाँ, ये टाइम्स मैन का खास तौर से इसमें मेरे को पिछले साल 2020 में ही अवार्ड दिया था। ये एनवायरमेंट क्रूसेडर का, इनफैक्ट इन्होंने पहली दफे शुरू किया एनवायरमेंट का जो अवार्ड दिया, और ये खास तौर से एनवायरमेंट क्रूसेडर के रूप में इन्होंने एज ए टाइम्स मैन का अवार्ड मुझे दिया था बॉम्बे में। क्या बात है। तो उसमें काफी लोग भी थे, जावेद अख्तर भी थे, सिद्धार्थ शुक्ला, शान थे, कुणाल कोहली, ये सबको भी मिला था, मनीष पॉल वगैरह। तो और दूसरा मेरे को मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंट के ऊपर डॉक्टरेट की मुझे दी थी। और फिर बाद में स्वामी नारायण हैं, या यहाँ हैं, कई कॉलेज स्कूल से कई तरह की वो तो मिलती रही हैं, पर मेरे को तो खास तौर से जो पब्लिक का रिवॉर्ड है, उनका जो प्यार है, और महाराष्ट्र गौरव अवार्ड भी अभी दिया गया है यहाँ से पेंटिकल। क्या बात। तो अभी ठीक है, लेकिन अवार्ड तो रियल में जब होगा कि रियल में वाकई प्लास्टिक कचरे को हम हैंडल कर लेंगे इसको तरीके से। करेक्ट विनोद भैया, लेकिन ये सब काम करने के बावजूद आपको अपने खुद के लिए कुछ वक्त मिलता है, अपने घर के लिए कुछ वक्त मिलता है, आप अपनी हॉबीज पूरी कर पाते हैं? अभी जिनका खेत 1 एकड़ का है तो उनका घर 1 एकड़ का है, जिनका 100 एकड़ का है तो 100 एकड़ का घर बन गया। अब तो पूरा जब साधना कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो पूरा यूनिवर्स ही मेरा घर बन गया। तो मेरा अपनापन तो सभी जगह हो गया ना अभी। तो अभी जब प्रेम करते हो तो प्रेम में तकलीफ नहीं होती। जिससे भी प्रेम करते हैं, प्रेम में आपको लुट जाने का दिल चाहेगा, मिट जाने का दिल चाहेगा। भैया ये क्या शपथ दिला रहे हैं आप? ये शपथ है कि हम ईश्वर की संतान ये शपथ लेते हैं कि प्रकृति को अपनी माँ, परमात्मा को अपना पिता, मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये हमारा विश्व परिवार है। इस भावना को हम कायम रखेंगे। जातिवाद, नस्लवाद, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, आंतरिक प्रदूषण, बाहरी प्रदूषण को मिटा करके हम एकात्म मानवतावाद के पथ पर चलेंगे। विश्व प्रेम की भावना को प्रसारित करेंगे। हर जीव में परमात्मा का रूप देखकर उनकी सेवा करेंगे। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। विश्व में सबका कल्याण हो, सब रोग मुक्त हो, सभी शांति में हो, सभी आनंद में हो। मेरे को सब शांति में हो गए तो मुझे शांति मिल गई, सब आनंद में हो गए तो मुझे आनंद मिल गया। क्योंकि सारी दुनिया को मैं खुशहाल देखना चाहता हूँ ना, मैं रोते हुए दुनिया नहीं चाहता। यह हर आदमी की चाहत है, मन में यही है। वो घर बनाएगा तो संपन्न जगह में बनाएगा, कोई धारावी में मकान नहीं बनाएगा अपना। वो चाहेगा अच्छी तो संपन्नता देखना पसंद है, सुंदरता देखना, ये सत्यम शिवम का पार्ट है, हम उसके अंश हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने बोला है, माँ में वंशो जीव लोके जीव भूता। ये कहाँ का सीन है, ये कहाँ दिला रहे हैं शपथ? ये स्वामीनारायण का महोत्सव 5 लाख युवक आते हैं, तो वहां पर हमने शपथ दिलाई थी, और उन्होंने मेरे को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था वहां पर, और वहां पर आरबीएम मशीन भी लगाई थी, और मैंने उनको बताया, बोले आप अपनी शपथ हमारे दिलाइए, बहुत अच्छी शपथ है। तो ये शपथ दिलाई है स्वामीनारायण का, जो 5 लाख लोग इकट्ठे होते हैं युवा वहां पर। जी जी जी।
क्या बात तो है। ये 1.25 लाख लोग एक रूफ के नीचे थे, बाकी बाहर थे, तो वो चल रहा था। तो वो रूफ के नीचे जहां पूरे 1.25 लाख लोग से ज्यादा ही होंगे मेरे ख्याल से तो उनको, और उनके हम लोगों ने ट्रेनिंग के लिए सब बातें की, लेकिन इसके बीच में कोरोना का आ गया प्रकोप, तो सारा वो रह गया हमारा। तो हर जगह इंस्टीट्यूशन से हमारा टाइप है, तो ये सारी फिल्म उसी पे आधारित है। ओह गॉड। तो ये कोरोना के 2 साल किस तरह निकाली आपने, जब बाहर नहीं निकल सके तो घर बैठ के क्या करते रहे आप इस मंच के लिए? या आप क्या कर रहे हैं जैसे वहां बैठ के अभी अभी? अच्छा, सब ऑनलाइन। जूम मीटिंग सेवा का वो तो क्या बात है विनोद भैया। ये प्रोग्राम क्योंकि आपके सामने विश्व सिंधी सेवा संगम का मंच है, जहां पे हम आज पूरे व्यूअर से बात कर रहे हैं। सिंधी समाज के बारे में आपके कुछ विचार? मेरे ये विचार हैं कि सिंधी समाज जो है, एक जो आप काम कर रहे हैं, व्यापारी कौम है, मतलब इनमें जो बुद्धि है, हर एक को परमात्मा ने अलग अलग किस्म की बुद्धि दी है। मारवाड़ी हो गए, सिंधी हो गए, अलग हैं। साउथ इंडियन की अलग साइंटिफिक अप्रोच है, दूसरे राजस्थान के अलग हैं। तो मेरा यही था कि जो उनकी व्यापारी बुद्धि है इस तरह की लगाएं कि सारे लोग, वैसे तो ज्यादातर सेवा भाव बहुत रहता है, मैंने काफी देखा है, काफी सेवा भाव रहता है, और काफी दान दक्षिणा भी, मतलब कैसे कि समाज सेवा का काम बहुत करते हैं, और उनके अंदर करुणा भी काफी रहती है, यानी कि किसी का कष्ट जल्दी भूल नहीं सकते, वो कभी भी आते हैं तो दान में सबसे ज्यादा आते हैं। तो ये दान की भावना उनके अंदर बनी रहे, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो फूलें फलें, और साथ में विश्व मानवता को लेके सिंधी संगम की एक बड़ी भूमिका हो, विश्व कल्याण को लेकर के। क्या बात है सर। मैं 2 शेर भी मैं बोलना चाहूंगा इसके लिए। मेरे तो बनाए हुए इस राह में जो मेरे बनाए हुए शेर हैं कि प्रॉब्लम आती है, परेशानियां आती हैं, और आदमी मिटाने की कोशिश भी करते हैं। तो मेरा एक शेर था बनाया हुआ जिसमें कि किसी के मिटाने से मिट नहीं जाऊंगा मैं, किसी के मिटाने से मिट नहीं जाऊंगा मैं वो फूल हूं गुलाब का, मसलोगे हथेली पे तो भी इत्र बन के महक जाऊंगा मैं। यानी मेरे वजूद चेंज हो जाएगा, मैं मिटूंगा नहीं, लेकिन खुशबू आपकी हथेली में छोड़ जाऊंगा। क्या बात है। जिस हथियार से वध करोगे उस हथियार पे भी मेरा खून तुम्हारे अंदर से परिवर्तन ला देगा, एक क्रांति ला देगा। इस तरीके की मैं देखता हूँ। और सलामत। हाँ बोलिए विनोद भैया, जाने के पहले क्योंकि 2 मिनट बचे हैं, क्या मैसेज आप कन्वे करना चाहेंगे आज के यूथ को, और आज के लोगों को जो आपको सुन रहे हैं उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? पहली बात तो ये करना चाहूंगा कि जो गाना है वो देखें, सब्सक्राइब करें और समझें, उसको अंडरस्टैंड जरूर करें। ये शपथ को लीजिए, हम शपथ भी रिले करते हैं, बार बार अपने बच्चों को शुरू से ही प्रार्थना के रूप में इसको डालें, मतलब बचपन जहां परिवार है, एक शपथ रोजाना इसको करा दें। और दूसरी, सदा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कांटों में भी खुशियां लुटाते रहो, बीत जाएगी निराशा की हर घड़ी, बस तुम आशा के दीपक जलाते रहो। आशा के दीपक। विनोद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पता ही नहीं चला 1 घंटा कैसे निकल गया। आपके आसपास विनोद आनंद भैया बैठे हुए हैं, अगर मैं चाहूंगा कि आनंद भैया आप कुछ कहना चाहते हैं क्या, कुछ कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं सर, महामंत्री साहब? आइए आनंद भैया, अगर मेरी आवाज तक आप तक आ रही तो आप कुछ थोड़ा नीचे झुकिए सर, इसीलिए कहा कि आप थोड़ा सेहत और ताकि कुछ कहना चाहते हैं आनंद भैया आप हमारे आज के व्यूअर्स को? मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि आनंद बांटे। ये जो जैसे इन्होंने एंड किया, राजू जी आपकी मुस्कुराहट सबको, when you see someone without a smile, give them one of yours, और आनंद बांटते थे। क्या बात है आनंद भैया, लेकिन बहुत अच्छा लगा। आज 40-41 सालों से जो मैं आप दोनों को एक साथ देखता आ रहा हूँ, और आज भी आज आप साथ में हैं। गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू। और विनोद भैया के विचार आज सुनकर के, जिस मुहिम में आप लगे हुए हैं सर, इस मुहिम में बिना स्वार्थ के कोई नहीं लगता, लेकिन आप निस्वार्थ लगे हुए हैं। विश्व सिंधी सेवा संगम आप लोगों को दुआएं देता है, विश करता है। गॉड ब्लेस यू बोथ। स्वार्थ है, कुछ कहने कुछ कहने, स्वार्थ के बिना नहीं होता, स्वार्थ है। स्वार्थ ये है कि मेरे को हंसते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं, गरीबी अच्छी नहीं लगती, चारों तरफ संपन्नता बने, ये मेरा स्वार्थ है। चारों तरफ मुस्कुराहट बिखेर, ये मेरा, बगैर स्वार्थ के तो चल नहीं सकते, स्वार्थ को तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच विनोद भैया। हम दुआ करेंगे आपकी लंबी और स्वस्थ जीवन के बारे में, आगे चल करके हमारे बारे में और भी काम करते रहे। आनंद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे ऑनरेबल विनोद शुक्ला साहब,
और आनंद मनी साहब, जिन्होंने आज प्लास्टिक के बारे में ऐसी बातें कही है जो सच है, कड़वी हैं, लेकिन अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आने वाली हमारी जनरेशन के लिए हम उनको क्या देके जा रहे हैं, बहुत लाउडली आपको उन्होंने कन्वे किया है। प्लीज सपोर्ट करें, इनके यूट्यूब पे जाएं, इनकी इन गीत को सुने, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक ये बातें पहुंचाएं आते जाते ट्रेवलिंग करते हुए कि प्लास्टिक को, अच्छी प्लास्टिक और बैड प्लास्टिक और कैसी है, उसके बारे में जानकारी के लिए आप यूट्यूब पे इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच विनोद भैया, थैंक यू सो मच आनंद सर। कल शाम को 8 बजे फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे एक नई हस्ती के साथ, जो कि हमारे आदरणीय जय शर्मा जी, ये यंग डायनेमिक क्या क्या आप तक पहुंचाएंगे, उसके लिए हम कल 8 बजे रात को फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक मैं विश्व सिंधी सेवा संगम की तरफ से तीसरी लहर की चिंता न करें, लेकिन थोड़ा अपने आप को केयर जरूर करें, मास्क, डिस्टेंसिंग और उन चीजों से दूर रहें जिसके लिए प्रोटोकॉल कोविड के बनाए गए हैं और गवर्नमेंट आप तक पहुंचाती है। कल शाम तक शुभ रात्रि, जय झूलेलाल।